दोस्तों पिछले सप्ताह बाज़ार में कुछ रिकवरी देखने को मिली, लेकिन दबाव की स्थिति बनी हुई है। और आप देख सकते हो कि एफआई की बिकवाली की वजह से और रिटेल इन्वेस्टर के साथ में उनके आ जाने से आप देख सकते हो कि बाज़ार में तेज़ी बन नहीं पाई है और बाज़ार लगातार दबाव में बना हुआ है। अब अगले सप्ताह के लिए क्या क्या फैक्टर काम करेंगे बाज़ार के लिए, जिसकी वजह से बाज़ार रिएक्ट कर सकता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और बाज़ार को लेकर कुछ बड़ी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय बाज़ार में क्या स्थिति बन रही है। वॉरेन बफेट ने बाज़ार में बहुत बड़ी बिकवाली की है और काफ़ी बड़ा कैश जमा किया। और अब क्या रणनीति है वॉरेन बफेट की, क्योंकि वो विश्व के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं और मार्केट को नब्ज़ को अच्छे से पहचानते हैं। ऐसे में उनकी रणनीति का फैसला आने वाले समय लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होता है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो 13 मार्च को ख़त्म हुए सप्ताह में बाज़ार में 0.7% की गिरावट देखने को मिली। ग्लोबल ट्रेड वॉर के तेज होने और अमेरिकी मंदी के डर ने मार्केट सेंटीमेंट को प्रभावित किया है, लेकिन खुदरा महंगाई में कमी, उम्मीद से बेहतर औद्योगिक उत्पादन, अनुकूल तेल की कीमत, कमज़ोर अमेरिकी डॉलर इंडेक्स के कारण बेंचमार्क इंडेक्स में गिरावट है सीमित रही। निफ्टी 50 इंडेक्स 155 पॉइंट गिरकर 22,397 के स्थान पर क्लोज हुआ। बीएसई सेंसेक्स 504 पॉइंट गिरकर 73,829 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब देखो कि 2.5 और 3.5% की गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे फेड की ब्याज दर पे रहेगी नज़र। अब देखिए कि ग्लोबल ट्रेड वॉर के घटनाक्रमों के साथ साथ मार्केट पार्टिसिपेंट्स का फोकस यूएस फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की अगले सप्ताह यानी 19 मार्च को होने वाली पॉलिसी मीटिंग पर रहेगा। ज़्यादातर अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक लगातार दूसरी मीटिंग में बेंचमार्क फेडरल फंड्स रेट को 4.25 से 4.50% की सीमा में जस का तस रखेगा। नौकरियों के आंकड़ों, आर्थिक प्रगति, महंगाई और आगे के रेट कम कट के संबंध में फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल के कमेंट पर नज़र रखना महत्वपूर्ण होगा। वो बाजार की दिशा को तय करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ एक्शन के बाद मंदी के बढ़ते डर ने पहले ही अमेरिका के डॉलर इंडेक्स को कम करना शुरू कर दिया है। यह इंडेक्स लगातार दूसरे सप्ताह गिरकर 103.73 पर क्लोज हुआ है, जो पिछले सप्ताह की तुलना में 0.16% कम है। ये जनवरी के उच्चतम स्तर 110.17 से 6% से अधिक गिर चुका है। इसके अलावा ब्याज दर पर बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान का फैसला भी इसमें मायने रखेंगे। तो अगले सप्ताह बैंक ऑफ जापान 19 मार्च को और बैंक ऑफ इंग्लैंड 20 मार्च को ब्याज दर पर फैसलों की घोषणा करेंगे। अधिकांश विशेषज्ञों को उम्मीद है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड पिछले बैठकों की तरह मौद्रिक नीति की बैठक पर ब्याज दर को 4.5% पर बनाए रखेंगे। और बैंक ऑफ जापान से भी उम्मीद है कि वो अपनी पॉलिसी रेट को 0.5% पर जस का तस रख सकते हैं। और इसके अलावा आर्थिक वैश्विक जो डेटा आने वाले हैं उसके ऊपर नज़र होगी। केंद्रीय बैंकों की मीटिंग के अलावा चीन के रिटेल सेल्स डेटा और औद्योगिक उत्पादन डेटा सहित कई इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स पर भी फोकस रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये डेटा चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ आउटलुक की स्पष्ट समझ को प्रदान करेंगे। निवेशक अमेरिकी खुदरा बिक्री और औद्योगिक उत्पादन आंकड़ों के साथ साथ Q4 CY24 के चालू खाता डेटा पर भी बारीकी से नज़र रखेंगे। इसके अलावा यूरोजोन जापान के महंगाई आंकड़ों पर भी नज़र रहेगी। इसके अलावा तेल की और सोने की कीमतों पर भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स की नज़र रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय तेल बेंचमार्क में अगर आप देखें तो ब्रेंट क्रूड वायदा पिछले सप्ताह के दौरान मामूली रूप से 0.31% उछलकर सितंबर 2024 के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद $70.5 प्रति बैरल पर पहुंचा है। ईरान और रूस पर कड़े प्रतिबंधों के साथ साथ यूक्रेन युद्ध के जल्द समाधान की उम्मीदों के
कम होने से 3 सप्ताह के नुकसान के बाद यह उलटफेर हुआ है। तेल की कीमतें सभी प्रमुख मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रही है। साथ ही मोमेंटम इंडिकेटर्स RIs और MACD में निगेटिव क्रॉसओवर है, जो बेयरिश सेंटीमेंट का संकेत देते हैं। इस बीच कोमेक्स गोल्ड फ्यूचर चमक रहा है। ये पहली बार है जब $3000 प्रति ट्रॉय ऑन्स के मार्क को पार कर गया है और पिछले सप्ताह 2.9% बढ़कर $3001.1 पर बंद हुआ है। ट्रंप की आर्थिक नीतियों और भू राजनीतिक तनावों के बाद आर्थिक बढ़ती मंदी आशंकाओं ने सेफ एसेट के तौर पर सोने की मांग को बढ़ा दिया है। इसके अलावा घरेलू स्तर पर फरवरी के थोक महंगाई के आंकड़े 17 मार्च को घोषित किए जाएंगे। विशेषज्ञों के अनुसार जनवरी के मुकाबले फरवरी में थोक महंगाई थोड़ी बढ़ सकती है। इसके अलावा 14 मार्च को सप्ताह के अंत के लिए विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े 21 मार्च को जारी किए जाएंगे। 7 मार्च को समाप्त पिछले सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $15.26 अरब बढ़कर $653.97 अरब हो गया है। इसके अलावा मार्केट पार्टिसिपेंट्स का जो ध्यान है विदेशी संस्थागत निवेशकों की गतिविधियों पर भी रहेगा। बीते सप्ताह विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी में शुद्ध सेलर रहे, लगातार बिकवाली किए, लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशक DI भी उसकी भरपाई करने में कामयाब रहे। पिछले सप्ताह FI ने 5729.7 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जिसमें से मार्च में कैश सेगमेंट में उनका कुल आउटफ्लो 21,231 करोड़ हो गया है। हालांकि DI ने इस सप्ताह के दौरान 5,500 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे और चालू महीने में उन्होंने 26,450 करोड़ रुपये के शेयर खरीद के बाजार को संभालने की कोशिश की है। अब बात कर लेते हैं वॉरेन बफेट की। दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज इन्वेस्टर ने ऐसा कदम उठाया कि दुनिया चौंक गई। तो देख सकते हो कि कंपनी उनकी जो है बर्कशायर हैथवे ने पिछले साल $134 अरब के शेयर बेच दिए। अब उनके पास $325 अरब की नकदी जमा हो गई है। ये रकम इतनी बड़ी है कि लोग कह रहे हैं कि शायद उन्हें बाज़ार में गिरावट दिख रही है। तो वॉरेन बफेट ने अपनी कंपनी का आधे से ज़्यादा पैसा शेयरों से निकाल लिया है। खासकर एप्पल जैसी बड़ी कंपनी में उन्होंने हिस्सेदारी काफ़ी कम कर दी है। पिछले साल उन्होंने एप्पल के शेयर बेचकर सबको चौंका दिया था। अब उनकी कंपनी के पास $334 अरब की कैश है, जो एक रिकॉर्ड है। बाजार के जानकार कहते हैं कि जो कदम है सावधानी का संकेत है। तो हेज फंड मैनेजर अनुराग सिंह ने कहा कि बफे का फैसला काफ़ी समझदारी भरा है। उनका मानना है कि बाज़ार में बहुत ज़्यादा उम्मीदें जुड़ गई है, ऐसे में खतरा निवेशकों पर मंडरा रहा है। जब बाज़ार ऊंचाई पे होता है तब गिरने का डर भी बढ़ जाता है। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका का बाज़ार आसमान छू रहा था, लेकिन ठीक उसी वक्त बफे ने शेयर बेचकर नकदी जमा करना शुरू किया। और जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसमें बातें की जा रही है कि बफे की ये चालाकी है, तो कुछ उनकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे। फिर बाज़ार में गिरावट आई, तब उनकी नज़रें बफे पर टिक गई, क्योंकि बफे ने बढ़ते बाज़ार में पैसा कमाया है। उन्होंने बिकवाली की है और वो भी तेज़ी के बाज़ार में। बफे का तरीका हमेशा अलग रहता है। वो कहते हैं जब लोग लालची हो, डरे, और जब लोग डरे तब लालची बने। और यानी बाज़ार के मूड के उल्टा चलना उनकी रणनीति है। पिछले साल जब बाज़ार ऊपर जा रहा था तो उन्होंने शेयर बेचे थे, और अब जब बाज़ार में उतार चढ़ाव है वो चुपचाप इंतज़ार करें और गिरने का इंतज़ार करें, फिर वहाँ पे अपनी एंट्री के लिए मौका तलाशेंगे। कुल मिलाकर निवेशकों के लिए एक सबक है, बाज़ार हमेशा ऊपर नहीं जाता है, गिरावट भी आती है। बफे का कदम हमें ये बताता है कि सही समय पर सावधानी बरतना जरूरी है। उनकी नकदी जमा करने की रणनीति के लगता है कि अभी वो सस्ते में खरीदारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यूरोपियन बाज़ारों में मंदी का दौर है, ऐसे में इंडिया और चीन का कारोबार ज़बरदस्त उछाल पे है। तो सीमा विवाद के बावजूद भी भारत और चीन के लिए आप देखें तो भले कूटनीतिक खटास हो, लेकिन कारोबारी माहौल अब भी दुरुस्त है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट की माने तो साल 2024 की चौथी तिमाही में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय कारोबार में ज़बरदस्त उछाल आया है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2024 की चौथी तिमाही में विकासशील देशों में खासकर भारत और चीन के व्यापार में मजबूत बढ़ोतरी देखी गई है। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास की ओर से जारी की गई है, जो मार्च के आंकड़ों पर आधारित है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2024 में ग्लोबल व्यापार में करीब 9% की वृद्धि हुई है, जो कुल 33,000 अरब डॉलर तक पहुंच गए। इस वृद्धि में भारत और चीन का योगदान सबसे बड़ा है, जबकि कई विकसित देशों में व्यापार में गिरावट आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और भारत ने 2024 की चौथी तिमाही में औसत से बेहतर व्यापार प्रदर्शन किया है। खास तौर पर इन देशों में निर्यात में वृद्धि जारी रही है। भारत ने चौथी तिमाही में माल व्यापार में 8% की तिमाही आयात वृद्धि और 6% की
वार्षिक आयात वृद्धि दर्ज की है। वहीं निर्यात में तिमाही आधार पर 7% और वार्षिक आधार पर 2% की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि संकेत देती है कि भारतीय व्यापारिक क्षेत्र मजबूत है। कुल मिला के एशिया के 2 देश बहुत शानदार कर रहे हैं इस मामले में, ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अमेरिका जैसे प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी ने आयात वृद्धि में सकारात्मक रुझान देखा है, जबकि निर्यात में गिरावट आई है। जापान, रूस, दक्षिण अफ्रीका, यूरोपीय संघ आयात वृद्धि नकारात्मक रही है। इस बीच चीन और भारत की मजबूत व्यापारिक वृद्धि ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को सकारात्मक दिशा दी है। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में चेतावनी भी दी गई है। इसमें कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ सकता है, जो आने वाली तिमाहियों में विकसित देशों के व्यापार को प्रभावित कर सकता है। इस मंदी का असर विश्वव्यापी व्यापार पर पड़ेगा, खासतौर पर उन देशों को जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। तो कुल मिला के इंडिया के लिए ये खबर काफ़ी अच्छी है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।